तो एक न्यू स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, उसके बाद परचेजिंग रिक्वेजिशन, उसके बाद क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज रिक्वेजिशन का स्क्रीन जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परचेज रिक्वेजिशन स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का पीआर जो हमने अभी बनाया था डॉक्यूमेंट टाइप, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सोर्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सोर्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम जितना भी लाइन आइटम लेंगे उसके लिए अगर कोई सोर्स अगर अवेलेबल होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। तो वो जो सिलेक्ट करेगा वो पहले सबसे पहला जो सिस्टम सर्च करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो होता है कोटा अरेंजमेंट के लिए। तो अगर कोई कोटा अरेंजमेंट लिस्ट में सबसे पहला प्रायोरिटी में होगा उसको चेक करेगा। नहीं तो अगर कोई कोटा अरेंजमेंट नहीं है तो फिर वो सोर्स लिस्ट पे चेक करेगा। अगर सोर्स लिस्ट में भी कुछ नहीं है तो वो नेक्स्ट अगर इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इस मटेरियल और वेंडर कॉम्बिनेशन में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वहाँ से चेक करेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन जो होगा वो इन्फो रिकॉर्ड से चेक करेगा। अगर कोई इन्फो रिकॉर्ड है इस मटेरियल के लिए तो वहाँ से वो वेंडर जो है पिक कर लेगा। तो यहाँ पे ये हमारा हेडर डिटेल्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइटम ओवरव्यू पे। तो आइटम ओवरव्यू पे पहला जो है, पहला है आइटम। तो यहाँ पे आइटम में सपोज हमने 10 दे दिया तो यहाँ पे जैसा हमने आइटम 10 20 30 करके यहाँ पे सीरियल नंबर करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम पहला जो है आइटम डालते हैं। दूसरा जो है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है। तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी नॉर्मली हमारा ये जो मटेरियल हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो कौन सा कंजप्शन जीएल अकाउंट में पोस्ट होगा वो डिफाइन करेगा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो अगर हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी देखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से जाते हैं एस पी आर ओ, फिर जाते हैं हम एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, यहाँ से हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, फिर यहाँ से जाते हैं परचेजिंग। परचेजिंग के बाद हम यहाँ से जाते हैं अकाउंट असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट में पहला वाला जो ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरीज, इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सपोज थर्ड पार्टी में सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो गुड्स रिसिप्ट है वो अनचेक किया गया है क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए हमको कोई गुड्स रिसिप्ट नहीं करना पड़ता है। और इनवॉइस रिसिप्ट चेक्ड है मतलब हमको इनवॉइस रिसिप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो फील्ड है वो ऑप्शनल एंट्री है। और यहाँ पे जैसे एसेट हो गया और आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, बिजनेस प्रोसेस हो गया और कमिटमेंट आइटम हो गया, ये सारे हिडन में है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी चेक करके उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसका कौन सा फील्ड जो है वो ऑप्शनल है या फिर सिलेक्टेड अनसिलेक्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी सपोज हम यहाँ से ऑर्डर के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है आइटम कैटेगरी। तो हमने आइटम कैटेगरी जो भी इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए अलाउ किया है वही सारे आ रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मटेरियल नंबर जो है नेक्स्ट फील्ड जो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड जो है वो है मटेरियल के लिए। तो मटेरियल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो फील्ड है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे 100 दे देते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जो है हम उसको T110 दे देते हैं। और जो हमारा स्टोर लोकेशन है T100 दे देते हैं। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है वो डिफाइंड नहीं है। सपोज हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के लिए ले लेते हैं अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल का टैब जो है वो ओपन हो गया है। तो पहला वाला जो टैब है वो है मटेरियल डिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पे
मटेरियल नंबर जो है वो कॉपी होके यहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट अगर आपका यहाँ पे कोई बैच होता तो यहाँ पे वो कॉपी होके आ जाता। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारा मटेरियल मास्टर से कॉपी होके आ रहा है, और मटेरियल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हिडन फील्ड में है, सॉरी वो यहाँ पे डिस्प्ले में है। और अगर आपने यहाँ पे वेंडर मटेरियल नंबर कुछ एंटर किया होता अपना वेंडर मटेरियल मास्टर में, तो वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाता। नेक्स्ट जो टैब है वो है क्वांटिटी एंड डेट्स का। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 100 दिखा रहा है। तो यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है, तो यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो 20th ऑफ इसी महीने का 20 तारीख के लिए दिखा रहा है। तो ये डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, तो ये डिलीवरी डेट जो है ये वेंडर मास्टर का जो हमने दिया था डिलीवरी टाइम, प्रोसेसिंग टाइम दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने इसका रिलीज डेट दिया था, मतलब जो पीआर प्रोसेसिंग टाइम दिया था वो एक दिन के लिए दिया था, इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट जो है वो आज का दिखा रहा है, और रिलीज डेट भी आज का ही दिखा रहा है। और प्लान डिलीवरी टाइम जो है वो 10 दिन का दिखा रहा है, और जीआर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 दिन का दिखा रहा है। तो ये सारा जो डेटा है ये हमारा वेंडर मास्टर से कॉपी होके आ रहा है। तो अगर हम ये वाला जो इंडिकेटर है क्लोज्ड का, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस पीआर के लिए नेक्स्ट कोई पीओ आइटम जनरेट नहीं होगा, और सिस्टम हमको कभी भी ये पीआर जो आइटम है इसको इनकम्प्लीट करके नहीं बताएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया करके हमको सिस्टम जो है उसमें कोई भी वार्निंग और कोई भी हमको एरर नहीं दिखाएगा। अगर हमारा ये ओपन क्वांटिटी में है तब भी हमको ये पीओ बनाने के लिए नहीं देगा। तो नेक्स्ट जो फिक्स्ड आईडी है वो हमारे एमआरपी के लिए है। तो एमआरपी जब हम करेंगे उस टाइम में हम चेक करेंगे कि ये फिक्स्ड आईडी होता क्या है। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन में यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइस आ रहा है, तो जो प्राइस हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है उसी प्राइस के हिसाब से आ रहा है। और नेक्स्ट जो फील्ड्स है वो है गुड्स रिसिप्ट और इनवॉइस रिसिप्ट। तो यहाँ पे दोनों चेक मोड में आ रहा है, और जैसा कि हमने देखा था कि ये हमारा चेक मोड में आएगा, लेकिन हम इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है। तो ये है वैल्यूएशन का टैब। नेक्स्ट जो है वो है अकाउंट असाइनमेंट का। तो अकाउंट असाइनमेंट में हमने जो सिलेक्ट किया था कॉस्ट सेंटर वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है एक डालना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट सेंटर के हिसाब से ये जीएल अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है। जो भी कॉस्ट सेंटर के हिसाब से जीएल अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है ये बना के डालना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा काम नहीं है बनाने का, वो एफआई पीपल बना के हमको कॉस्ट सेंटर देते हैं। तो हम जब भी अपने कंपनी कोड के हिसाब से कोई भी कॉस्ट सेंटर हम चेक करें तो यहाँ पे नॉर्मली शो करना चाहिए। अभी हमारा कोई भी कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो अगर हम T100 के कंपनी कोड के लिए अगर हम कोई भी कॉस्ट सेंटर चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नो वैल्यूज फाउंड करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर है वो आपको बना के डालना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर चूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है सोर्स ऑफ सप्लाई का। तो यहाँ पे जो असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई का बटन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस आइटम के लिए, इस लाइन आइटम के लिए अगर कोई सोर्स ऑफ सप्लाई होगा तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो वो कहाँ से सिलेक्ट करेगा? तो पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कोटा अरेंजमेंट से, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सोर्स लिस्ट से। अगर हमारा सोर्स लिस्ट नहीं होगा तो तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इन्फो रिकॉर्ड। तो जैसा हमारा हमने सोर्स लिस्ट हमने चेक किया था इसका जब बना रहे थे, तो ये सोर्स डिटर्मिनेशन चेक किया था। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल अगर हमारा सोर्स ऑलरेडी डिफाइन होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बना देगा। तो हमने जैसे इस वेंडर को हमने फिक्स वेंडर बनाया है, तो इसके लिए ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है। और यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड जो इस मटेरियल और वेंडर के कॉम्बिनेशन में बनाया है, तो वहाँ से ये इन्फो रिकॉर्ड जो है वो भी आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो है स्टेटस का टैब। तो स्टेटस में यहाँ पे प्रोक्योरमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे जो ब्लॉक आईडी है ये नॉट ब्लॉक के लिए दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक के लिए डाला होगा तो यहाँ पे ब्लॉक बाय रिक्वेस्टर हमको डालना पड़ेगा। और हमने इस
पीआर को क्यों ब्लॉक किया है, उसका रीजन हमको यहाँ पे ब्लॉकिंग टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फील्ड है, नेक्स्ट जो टैब है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन का। तो यहाँ पे जो क्रिएटेड बाय है वो मेरा यूज़र है, इसलिए यहाँ पे मेरा यूज़र आ रहा है, और रियल टाइम में यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया गया है तो यहाँ पे मैनुअली आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो परचेज ग्रुप है वो भी आ रहा है। एमआरपी कंट्रोलर अगर हमारा यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी आ जाता, और अगर हम अब हमारा यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नंबर होता तो हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो है हम यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो इसके रिलेटेड जो भी हमारा डॉक्यूमेंट पीओ या फिर जीआर कुछ भी हमारा ये पीआर के अगेंस्ट में होगा तो वो इसको यहाँ से ट्रैक करेगा कि इस डॉक्यूमेंट के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आइटम टेक्स्ट है, आइटम नोट है, डिलीवरी टेक्स्ट है, मटेरियल पीओ टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हमने मटेरियल मास्टर पे कोई भी पीओ के लिए टेक्स्ट रखा होता तो वो बाय डिफॉल्ट इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमको दिखा रहा होता। तो हमने कोई भी टेक्स्ट नहीं दिया है करके यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आप अगर चाहे तो मटेरियल मास्टर में कोई भी पीओ के लिए टेक्स्ट डाल के आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट जो हमारा टैब है वो है डिलीवरी एड्रेस का। तो यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो कॉपी होके आ रहा है। तो अगर हमने हमारा जो एड्रेस है वो अगर हमने स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस हमने सेव करके रखा होता तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता। पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कॉपी करेगा स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा प्लांट का। तो अगर हम हमारा जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पे प्लांट से कॉपी हो रहा है क्योंकि हमने स्टोरेज लोकेशन का कोई एड्रेस दिया नहीं है। लेकिन हम अगर चाहें तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीआर का जो डिटेल्स हमको चाहिए एक पीआर बनाने के लिए, वो सारा डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया है। तो डेली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली काफ़ी सारे पीआर बनते हैं, हज़ारों में पीआरस बनते हैं। तो वो पीआर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे हमने बोला कि शायद आप एमआरपी यूज़ कर रहे हो, या फिर आप सेल्स ऑर्डर के थ्रू, या फिर आपका जो प्लांट मेंटेनेंस के थ्रू, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट में जब रिक्वायरमेंट जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली पीओ बन जाता है। तो आपको क्या करना रहता है, आपको वो पीआर का जो रिपोर्ट है वो ओपन रिपोर्ट आपको चेक करना रहता है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए टी कोड है ME5A। तो ME5A पे जाके, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं परचेज रिक्वेजिशन लिस्ट डिस्प्ले दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी परचेज रिक्वेजिशन जो है परचेजिंग ग्रुप के लिए, या फिर मटेरियल वाइज, या फिर मटेरियल ग्रुप के वाइज, या फिर आपके प्लांट के लिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिस्ट आपके लिए, मतलब कौन सा पीआर है जो आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे डिटेल्स में जाके जब भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अगर यहाँ पे ओपन पीआर कोई होगा तो दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा कोई भी ओपन पीआर नहीं है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ से ओपन पीआर चेक कर सकते हैं, और वहाँ से लिस्ट जो है, लिस्ट लेके आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पीआर टू पीओ डायरेक्टली, पीआर या फिर पीआर टू आरएफक्यू अगर आप चाहें, रिक्वेस्ट टू फॉर कोटेशन अगर चाहें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो हाउ टू क्रिएट ए पीआर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और सीखते रहें।